गल नहीं करांगी, आज मैं सिर्फ जम्मू की गल करांगी। मैं उस जम्मू की गल करांगी जिथे मेरा बचपन गुजरा है। बड़ा सोना जम्मू। इस जम्मू में मैंने जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन गुजारे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो। और कहाँ गुजारे हैं? अपने घर में नहीं, हंसराज डोगरा साहब के घर में, केडी सेडी साहब के घर में। और तब जाके मुझे मौका मिला ये देखने का कि डोगरा होता क्या है, डोगरा कल्चर क्या है। कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूं या हिंदू है। ये है जम्मू। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो आपको मालूम है कॉलेज में लोग जाते हैं अलग अलग जगह, जियारत में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो मैं अक्सर माता वैष्णो देवी के यहाँ जाती थी और उन दिनों बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, पैदल। आज तो बहुत सुविधा है। और जब मैं वापस आती थी वहां से, मैं इतना थक गई होती थी। जो सेठी साहब की मिसेज होती थी, उनकी पत्नी थी, तो वो गर्म पानी में नमक डाल के मेरे पाँव धोती थी जैसे एक माँ होती है। ये है जम्मू, ये है जम्मू का डोगरा कल्चर। इसमें मैं पली बड़ी हूँ। और आज मुझे अफसोस होता है कि जम्मू के लोगों को इन्होंने कहां पहुंचाया हुआ है। जम्मू में कितनी तकलीफ है लोगों को, मगर बात नहीं करते। कहते हैं अगर बात करेंगे बोलेंगे देखो ताना देंगे, तुम्ही ने तो बीजेपी को साथ दिया, तुम्ही ने तो बीजेपी को लखनपुर से यहां लाया। जम्मू के लोगों का दम घुटता है, बोले तो किसको बोले, क्योंकि ताना दिया जाता है जम्मू के लोगों को कि आपने बीजेपी को लाया। और ये सही है। अगर जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता 2014 में, तो मुफ्ती साहब जम्मू की खातिर फिर बीजेपी के साथ शायद हाथ नहीं मिलाते। उन्हें इसको कड्डिया बाहर फेंकना, और जब तक तुम एक्टिव नहीं हो गए हो, जो नहीं ला के लोग एलिगेट नहीं कर गए हो, तब तक ये मसला नहीं होना। लोग ये महसूस करते हैं अभी वालों नहीं मिला। मैं ज्यादा नहीं टाइम लेंदा, फिर मैं एक बार हम सारे लोग ये अपील कर रहे हैं कि पीडीपी का मजबूत करो, मैडम जी का मजबूत करो। जय हिंद, जय भारत। दूर से कि ये चीज हम आपको देने वाले हैं, लेकिन देते नहीं है, या फिर ये पहले लड़ाई लगाएंगे और रोज इलेक्शन के वक्त ये उसमें समझौता करने की थोड़ी बहुत कोशिश। अगर बीजेपी उसे समर्थन वापस नहीं लेंदी ते अज साढ़े डेली वेज सारे पक्के हुए होने हैं। हाल है। सो बड़ा कुछ आखने अध्यक्ष जी ने भी एक गल आखिरी कि 2-2 मिनट का तुसे संकल्प ले लिया कि असें 370 ताई लड़ाई करनी है। अगर जरूरत पई तो इसके ताई दिल्ली तक भी जाना पो असें जागे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष शर्मा जी। साढ़े पार्टी के साबका OMS भूषण डोगरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी करके अपनी अपनी चेयर पे बैठो। मैं हुण पार्टी के सीनियर लीडर चतर सैनी जी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि वो भी 2 मिनट लिए स्टेज पे आके अपने विचार आदरणीय बाकी पार्टी के सीनियर लीडरशिप जी स्टेज बैठी हुई है, माताओं भैनों और पार्टी के कर्मचारी। खैर मैं शख्सियत पे नहीं आऊंगा, मुझे एक बात समझा दीजिए। जब हमारे किसान भाई उन फार्म लॉज को जो पार्लियामेंट में पास किए थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं उन नेताओं से पूछता हूं क्या उनके पास 370 MP थे? उनसे नहीं छीन सकते, आप याद रखिएगा। मिनिस्टर साहब आपने बार बार धारा 370 को हटा के हमने रोशन कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये रोशनी आपके बगैर किसी को नजर क्यों नहीं आती? ये मेरा सवाल है आपसे। ये रोशनी बीजेपी के बगैर और किसी को नजर क्यों नहीं आती? और एक और सवाल है मेरा आपसे, अगर 370 को हटाना देश के हित में है तो
तो आप तो कहते हैं, आप तो नागा बागियों से बात कर रहे हैं, आप तो उनको 371 की बात कर रहे हैं। वो तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगते हैं, वो तो अलग फ्लैग मांगते हैं। आप तो दिन रात उनसे बात करते हैं और इस पे बात करते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए हम तैयार हैं, फ्लैग देने के लिए तैयार है। वो नेशनल इंटरेस्ट में कैसे है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था? हमको समझा दीजिए ये बात। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है। अभी आप मेरा तमाम बायोडाटा लेके कुछ चार्जेस तैयार करेंगे, कर लीजिए। मेरा ज़मीर और ईमान कहता है जो सच बात है लोगों से कहो, फिर लोगों का काम है उस पर चलना कि नहीं चलना। और सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी ने प्रॉक्सीज खड़ी कर दी है। प्रॉक्सीज उनको बोलते हैं, नाम अपना मगर दिल मोदी जी के लिए धड़कता है। उनसे आपको ख्याल रखना है। पहले ए पार्टी खड़ी कर दी, उनको लगा बस अब हम ये सारा हमारे हवाले कर देंगे। फिर उन्होंने बी पार्टी देखी, वो परेशान। फिर सी पार्टी, फिर डी पार्टी। कितनी पार्टी बनाओगे? और कमाल है, वो जो बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज हैं, वो कहते हैं 370 पे बात मत करो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक बात है। तो ये होम मिनिस्टर क्यों बार बार कहते हैं कि हमने फतह किया जम्मू कश्मीर को, हमने 370 हटा दिया? क्या उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या होम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? क्या हम होम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं? क्या हमारे होम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? वो क्यों बात कर सकते हैं और हम नहीं बात कर सकते हैं? लड़े इन्होंने 6, 4, 5 जगह इलेक्शन लड़के आई और 5 की 5 जगह ये अपना झंडा गाड़ के आई और कामयाब हो गए। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब, आपसे पूछ के लोग वोट डालेंगे तब आप खुश हो जाएंगे। ये कौन सी जमहूरियत है? जिसको आप पसंद करेंगे वही हिंदुस्तानी है, जिसको आप पसंद नहीं करेंगे वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये आपको किसने हक दिया? और हमारे बानी मुफ्ती साहब को, यहां कुछ कश्मीरी बैठे होंगे, जब उन्होंने तिरंगा झंडा उठाया, इनका एड्रेस नागपुर में कहीं नहीं मिलता है, मिलता था उन दिनों। उनको आप सर्टिफिकेट देंगे, उनकी पार्टी को आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे? बड़ी शर्म की बात है। आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए। मुझे पता है जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके लिए जिंदान के दरवाजे खुलते हैं, जेल के दरवाजे खुलते हैं। हम तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि मेरा ज़मीर और ईमान कहता है कि ये जो हमारी बेखौफ लीडर महबूबा जी कहती है ये सही कहती है, इसलिए मेरा ज़मीर और ईमान कहता है इनका आखिरी दम तक साथ दो। मैं बड़ा हैरान हो गया। मुफ्ती साहब कहा करते थे, वो कहते थे हर जगह जाएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं वैक्यूम होता है, हर जगह कुछ लोग होते। जम्मू की गल नहीं करांगे, आज मैं सिर्फ जम्मू की गल करांगी। मैं उस जम्मू की गल करांगी जिथे मेरा बचपन गुजरा है। बड़ा सोना जम्मू। इस जम्मू में मैंने जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन गुजारे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो। और कहाँ गुजारे हैं? अपने घर में नहीं, हंसराज डोगरा साहब के घर में, केडी सेठी साहब के घर में। और तब जाके मुझे मौका मिला ये देखने का कि डोगरा होता क्या है, डोगरा कल्चर क्या है। कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है। ये है जम्मू। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो आपको मालूम है कॉलेज में लोग जाते हैं अलग अलग जगह, जियारत में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो मैं अक्सर माता वैष्णो देवी के यहाँ जाती थी और उन दिनों बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, पैदल। आज तो बहुत सुविधा है। और जब मैं वापस आती थी वहां से, मैं इतना थक गई होती थी। जो सेठी साहब की मिसेज होती थी, उनकी पत्नी थी, तो
वो गर्म पानी में नमक डाल के मेरे पाँव धोती थी, जैसे एक माँ होती है। ये है जम्मू, ये है जम्मू का डोगरा कल्चर, इसमें मैं पली बड़ी हूँ। और आज मुझे अफसोस होता है कि जम्मू के लोगों को इन्होंने कहाँ पहुंचाया हुआ है। जम्मू में कितनी तकलीफ है लोगों को, मगर बात नहीं करते। कहते हैं अगर बात करेंगे बोलेंगे देखो ताना देंगे, तुम्ही ने तो बीजेपी को साथ दिया, तुम्ही ने तो बीजेपी को लखनपुर से यहाँ लाया। जम्मू के लोगों का दम घुटता है, बोले तो किसको बोले, क्योंकि ताना दिया जाता है जम्मू के लोगों को कि आपने बीजेपी को लाया। और ये सही है, अगर जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता 2014 में, तो मुफ्ती साहब जम्मू की खातिर फिर बीजेपी के साथ शायद हाथ नहीं मिलाते। मगर मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ इसलिए भी हाथ मिलाया कि जम्मू के लोगों ने उनको वोट दिया था। और आज जम्मू की क्या हालात है, अभी जो आपके ये आए थे अमित शाह साहब, उन्होंने बड़ा खुलासा किया हमने यहाँ क्या क्या किया। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज तक तो कहते रहे आपको कि कश्मीरी आपका दुश्मन है, 370 आपका दुश्मन है, 370 हटाएंगे सब ठीक हो जाएगा। यही कहा ना कि यहाँ दूध और शहद की जो है नदियां बनेंगी, यही कहा था ना कि आपका जो हिस्सा है वो कश्मीरी खाते हैं, यही कहा ना। और आज क्या कहते हैं, आज जम्मू वालों को कहते हैं हम आपको जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, यही कहते हैं ना। चीफ मिनिस्टर क्या इनको बनाना है या आपने इनको बनाना है? और ये तो बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो जम्मू का क्यों नहीं बनाया? जो आप बना सकते थे बीजेपी वालों, वो आपने क्यों नहीं बनाया? आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से क्यों लाया? क्या जम्मू में इस काबिल कोई नहीं था? अरे किसी को ना सही तो करण सिंह जी को ही बनाते, महाराजा हरि सिंह, उन्हीं को बनाते। छुट्टी तो आपने उनके दादा परदादा के नाम दे दी, मगर उनको ही बना लेते, किसी और को बनाते, किसी बीजेपी वाले को ही बनाते, पर बनाते तो सही। आप तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो तो लोगों ने बनाना है। अगर वो ना सही तो जम्मू का चीफ सेक्रेटरी बनाते। हाँ? क्या खामोश हो जाइए, क्या जम्मू में कोई इस लायक नहीं है जो गवर्नर साहब का एडवाइजर बन जाता? कोई नहीं इस लायक, ताकि जम्मू के लोग उसके पास जाके उसको अपनी दुख दर्द सुनाते। चेयरमैन जेके बैंक दुहाई देते रहे कश्मीरी ने खाया, कश्मीरी ने खाया, तो कम से कम चेयरमैन जेके बैंक ही बनाते, जो जम्मू के इस वक्त जो यहाँ की इंडस्ट्री ताला लगी पड़ी है, कम से कम वो उसके पास अपना दुखड़ा तो रोते। आती है तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जम्मू का ट्रांसपोर्टर जो है वो इस वक्त बहुत दुखी है, मेरे पास भी आए मिलने के लिए, और आज उनका दुख ज्यादा हो गया। क्यों? कश्मीर को सजा देते देते कश्मीर का फ्रूट हमारी मुल्क की मंडियों में ना पहुंचे, उसको 8-8 दिन टनल के उस पार रोका जाता है। ये भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर का रिश्ता ऐसे है, अगर जम्मू का कश्मीर का सेब है तो ट्रांसपोर्टर जम्मू का है। आप जब कश्मीर के सेब को रोकते हो तो आप उस ट्रांसपोर्टर का भी नुकसान करते हो, जिसने लाखों रुपया कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसको भी नुकसान करते हो। मगर इनके लिए वो ऐसी कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा 32%, और जितनी भी नौकरियां इन्होंने आज तक दी उसके लिस्ट कैंसिल किए। क्यों? ये तो आते हैं, ये तो बहुत बातें करते हैं जी, यहाँ परिवारवाद था, करप्शन था। आज ये करप्शन कौन करता है? आज अगर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई, FAA की रिक्रूटमेंट हुई, जूनियर इंजीनियर जल शक्ति बोर्ड की रिक्रूटमेंट हुई, उसको कैंसिल क्यों करना पड़ा? उसमें चोरी क्यों, उसमें धांधली क्यों? और उन धांधलियों में कौन शामिल है उसका नाम मुझे बताओ।
आमिर साहब उसका नाम बताओ, नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो करप्शन की बात करते हैं, मुझे बताइए, बीजेपी कहती है हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, होगी, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो बीजेपी है। वो कहां से आया? क्या आप कभी सोचते हैं कि वो पैसा कहां से आया? ये 8 साल में इनके पास इतने ज्यादा पैसा कहां से आया? वो पैसा आया कि किसान का लोन ये माफ नहीं करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मगर जो बड़े बड़े इनके दोस्त हैं, अडानी हो, अंबानी हो, दूसरा नहीं हो, तीसरा नहीं हो, उनके लाखों करोड़ लोन माफ करके उसमें हिस्सा मिलता है इनको। तभी एक दफ्तर इनका 100 करोड़ की बिल्डिंग बनता है। वो कहां से आया? ये जो 2014 से पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे गले में, आज 80,000 का गमछा डालते हैं। कहां से आया वो? बताइए मुझे, कहां से आया? जो ऐनक पहनते थे 5,000 की, आज 1.5 लाख की ऐनक पहनते हैं। बताइए कहां से आता है ये? तो ये जो अपने आप को बड़े वो समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, सबसे अगर कोई करप्ट जमात है तो वो बीजेपी है, जिन्होंने फेल हो जाता है तो फिर पैसा काम करता है। 50 करोड़ रुपया दो, एमएलए खरीदो और सरकारें गिराओ। ये बात करते हैं ना जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हो आप? कौन सी जमहूरियत आपने लाई? आपने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग चुनते एक सरकार को, आप पैसा लेके ईडी के जरिए उस सरकार को गिराते हो और अपनी सरकार बनाते हो। आप कहते हैं पंचायत राज। अरे पंचायत राज यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जिसको आप गली गली बदनाम करते हो। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी का ग्रेट ग्रैंडफादर था। जवाहरलाल नेहरू कौन था? मैं काफी देर से जब ये उनकी मुखालफत करते रहे, हम सिर्फ उनको चाचा नेहरू तक जानते थे। मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और पता चला रईस आदमी के बेटे, मोतीलाल नेहरू के बेटे। मगर क्या किया उन्होंने? जब वो विलायत से आए, आजादी के लिए 10-12 साल वो जेल में रहे, गांधी जी के हाथ में हाथ मिलाते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी सरदार पटेल के साथ। और जितने भी लीडर थे, अगर भगत सिंह हमारे फांसी पे चढ़ गए तो जवाहरलाल नेहरू जेल चले गए। और उसके बाद जब आजादी मिली, अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदू के 2 टुकड़े कर दिए थे, जमीन के भी और इंसानों के भी। ऐसे में किसी का वजीर आजम, प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था, हर तरफ खून था। ये वही जवाहरलाल नेहरू थे, वही इंदिरा जी के बाप और राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसको आप शहजादा बुलाते हो। आज वो शहजादा इस मुल्क की धूल में घूम रहा है, इस मुल्क को बचाने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू ने जब इस देश को संभाला, खून खराबा, जैसे आज इन्होंने पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा किया है, ऐसा ही झगड़ा था। और ये तब किसके साथ थे? ये अंग्रेज के साथ थे। मगर उसने इस देश को संभाला। उस वक्त 80% लोग अनपढ़ थे। बांग्लादेश के नाम पे लोग उसे वोट नहीं मांगे। उसने उन जवानों का खून नहीं भेजा जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में कुर्बानी दी। और फिर वही इंदिरा जी अपनी प्राण, अपनी जान उसने दे दी इस मुल्क के खातिर। इसीलिए राहुल गांधी से चिढ़ते हैं। आज वही राहुल गांधी निकला है, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, जो उसके पुरखों की, गांधी जी की, अंबेडकर साहब की, सरदार पटेल साहब की, जो उन्होंने जो बनाया था इस मुल्क को, विरासत, उसको बचाने के लिए धूप हो बारिश हो चल रहा है, दीवानों की तरह चल रहा है। इलेक्शन के लिए वोट नहीं मांग रहा है।
बूढ़ा आता है उसको गले लगाता है, बच्ची आती है उसको गले लगाते हैं। ये और बात है, बीजेपी की IT सेल फिर शाम को गालियां देना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए कुछ कहते हैं, हमारी माओं के लिए कुछ और कहते हैं। तो मैं कहती हूं कि इस देश को बचाना है, इस देश में हमने उन ताकतों को ताकतवर करना है जो इस मुल्क को बचा सके, और इसमें जम्मू का रोल बहुत बनता है। और दूसरा परिवार हम, आप मुफ्ती साहब को जानते हैं ना, 50 साल उन्होंने जिंदगी के लगा दिए। आज जो उन्होंने पूरे मुल्क की ताकत झोंकी है कश्मीर में, झोंकी है कि नहीं? फौज, पुलिस, ED, SIA, CBI, पता नहीं क्या क्या, PUPA, UAPA, PSA, यानी पूरा जेल बना के रखा, फिर भी काबू नहीं होता है। मगर मुफ्ती साहब ने अपने बातों से, अपने तौर तरीके से कश्मीर के लोगों के दिल जीते थे। उनको एक जगह लाके खड़ा किया जहां वो वाजपेयी जी के लिए हजारों की तादाद में तकरीर सुनने आए। ये थे मुफ्ती साहब। और कितनी देर चीफ मिनिस्टर रहे? 3.5 साल। और 3.5 साल में क्या किया? रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, जो उस वक्त तक नामो निशान नहीं था, और हजारों के तादाद में। जरा पानी दे दीजिए। बड़ी बात, अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जय शाह याद नहीं आता? हाँ? आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद नहीं आता? आपको ज्योतिराज सिंधिया का बेटा याद नहीं आता? आपको अनुराग ठाकुर याद नहीं आता? आपको साहिब सिंह वर्मा का छोटा बेटा याद नहीं आता? मैं इनका नाम अलग क्यों ले रही हूं? ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि जो खेल है हमारे, जिनमें हमारे बच्चे दिन रात खून पसीना करके बैट उठाते हैं, बॉल उठाते हैं, खेलते हैं, उनकी बॉडीज में ये ऊपर बैठे हुए हैं ऐश करने के लिए। मुझे बताइए, जय शाह को बैट पकड़ना आता है क्या? आपने देखा है कभी? अरुण जेटली के बेटे को कुछ काम, कोई गेम खेलना आता है क्या? मगर क्योंकि इसमें हजारों अरबों रुपए इन खेलों में है, उनको वहां बिठा के रखा। याद क्या आता है? शहजादे राहुल गांधी तो ठीक है, राहुल गांधी और इनके शहजादों में क्या फर्क है? जय शाह में और राहुल गांधी में क्या फर्क है? अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी में क्या, मैं बताती हूं क्या फर्क है। राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी, जिसने इस मुल्क में 4 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस वक्त IT को लाया, जो आज आप देख रहे हो। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए। मुझे एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी शहजादा है कि उसके बाप ने अपने प्राण त्याग दिए इस मुल्क के लिए। राहुल गांधी इसलिए शहजादा है कि बदकिस्मती से उसकी दादी इंदिरा जी ये बालाकोट चले गए। मुझे नहीं पता क्या कहना किया कि उन्होंने, ये तो किसी को भी पता नहीं है, पर बहुत उसमें उन्होंने एक इलेक्शन तो जीत लिया ना। 2019 का इलेक्शन तो बालाकोट पे जीता, नौकरियां देके नहीं जीता, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 15 लाख रुपया नहीं दिया, बल्कि बालाकोट। मगर ये भूल गए, ये वही इंदिरा जी थी, दुर्गा जी का रूप जिसको कहते थे, जिसने हमसाए मुल्क में जब बांग्लादेश पाकिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था तो बांग्लादेश को अलग कर दिया। उसी जवाहरलाल नेहरू की देन है जिसने IIT बनाए, एम्स बनाया, फैक्ट्रीज डाल दी, बाकी काम किए कि इस मुल्क को जोड़े रखा। सबसे बड़ी चीज जिसके ये दुश्मन है वो है गंगा जमुना भाईचारा, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जिसमें दलित को भी वही वोट है, ब्राह्मण को भी वही वोट है, हिंदू को भी वही वोट है, मुसलमान को भी वही वोट है, सिख को भी वही वोट है। उससे डरते हैं ये चाहते हैं ब्राह्मण के पास कुछ रहे, बाकी किसी के पास कुछ न रहे। तो
पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया 8 साल में। एक तो यही किया, 8-10 लाख के सूट पहन लिए, 1.5 लाख के ग्लासेस पहन लिए, 80,000 का गमछा लगाया इन लोगों ने, और सबसे बड़ी चीज जो की इन्होंने गैस सिलेंडर दिया लोगों को। मगर कांग्रेस के वक्त में जब दिया 500 रुपया थी गैस सिलेंडर की कीमत, आज 1000 रुपए है। उन्होंने वो गैस सिलेंडर चूल्हे में डाल के उनको जलाना शुरू कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, हम मुफ्त राशन देते। क्यों देते हो? अरे जिन लोगों को मनमोहन सिंह ने गरीबी से ऊपर उठाया था, आप उनको फिर नीचे ले गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ऐसी हालत कर दी आपने इस देश की, ऐसी बर्बादी कर दी इस देश की। अभी देखिए आरसपुरा कनाल, उसका हाल देखिए, अभी हमने देखा उसका हाल क्या है। कोई पूछता नहीं है। किसान से लेते हैं अनाज सस्ते दाम और उसके बाद उसको बांटते हैं गरीबों का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि ताकि गरीब नौकरी ना मांगे, गरीब कुछ और ना मांगे। और यहां आके हर सवाल का जवाब क्या होता है? परिवारवाद। अरे मैं बताऊं, मेरे पास, मैं आज देख रही थी, मगर मैं कितनों के नाम बताऊं आपको। इनके पास एक ही स्टेट में 16 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद हैं। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया, उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारामन का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे उससे 10 गुना बीजेपी में है की तादाद में। रहबर तालीम टीचर कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जम्मू का कोई बॉर्डर का कोई गांव का मुझे बताए कि जब मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम लगाए किसी को 1 पैसा देना पड़ा हो। मुफ्ती साहब ने जो आपके LOC ट्रेड, मुफ्ती साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए जो आज 6 महीने से वहां पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में वोट के लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए, उसको हिट करवा दिया, उसने करोड़ों रुपए कमाया। मगर आज कश्मीरी पंडित, उनके लिए ट्रांजिट कैंप मुफ्ती साहब ने कश्मीर में शुरू किए थे। यूनिवर्सिटीज कश्मीर में, जम्मू में, हरी सिंह पार्क में, कितनी नाम ले लो। और आज जो आप देखते हैं, जो बहु फोर्ट की जो गंडोला है या पटनी टाप का गंडोला है, ये बीजेपी नहीं, मुफ्ती साहब ने। आज जिन मेडिकल कॉलेजों का ये रिबन काटते हैं, वो मनमोहन सिंह ने दिए थे और मेरे टाइम में उनका काम शुरू हुआ था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मेरी, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना मुश्किल हो रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों इकट्ठे हो जाओ। जिस तरह लद्दाख के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी बात बनवाई, अपनी नौकरियां अपने पास रखी, अपनी जमीन अपने पास रखी। जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाओ। और जिस तरह 1947 में कश्मीर से चली थी बात कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद आपस में भाई भाई, आज जम्मू वालों को काम कर, मुझे माफ कर दीजिए, गर्मी की वजह से मुझे बोला नहीं जाता है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप आए, मेरी बात सुनी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को इस तरह रखोगे, अलग अलग होने में। बहुत बहुत शुक्रिया।